एक ऐसी वॉर जिसने मिडल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। इराक का हमला ईरान के ऊपर, एक ऐसी वॉर जो 8 साल तक चली, जिसने दुश्मन को दोस्त बनाया, दोस्तों को दुश्मन, और मिडल ईस्ट के न्यूक्लियर प्रोग्राम, वॉर्स, ऑयल कंपनीज और इस बड़ी जियोपॉलिटिक्स को शुरू किया। आखिर क्यों हुआ था यह हमला जो सद्दाम हुसैन ने किया था ईरान के ऊपर? क्या थी इसकी पॉलिटिक्स और कैसे इसने मिडल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल दिया, जो बन गया मिडल ईस्ट का एक टर्निंग पॉइंट? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। आखिरकार ये वॉर हुई कहां और किन देशों के बीच? तो 1980s में ये वॉर शुरू हुई थी जो 8 साल तक चली थी। हुई थी इराक और ईरान के बीच में, जहां ईरान को लीड कर रहे थे अयतुल्ला खोमेनी और इराक के लीडर थे सद्दाम हुसैन। इराक और ईरान दोनों एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, जहां पर इराक में शियाज की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 55 से 60% के आसपास तक कही जाती है कुछ अनुमानों के हिसाब से। वहीं ईरान में ये नंबर 90% से भी ज्यादा का है। लेकिन फिर भी इराक में रूल किया करते थे सद्दाम हुसैन, जो बाथ पार्टी के एक सुन्नी लीडर थे। इनकी डिक्टेटरशिप में इराक की स्थिति थोड़ी बेहतर तो थी, लेकिन उनका पड़ोसी ईरान, जो खुद एक पर्शियन कंट्री था, इनकी आंख में हमेशा चुभा करता था। मिडिल ईस्ट में अगर हम देखें तो ईरान इकलौती ऐसी कंट्री है जो कंप्लीटली शिया मेजॉरिटी है और जो अरबियन नहीं होके पर्शियन है। यहाँ पर फारसी बोली जाती है और ये पर्शियन कल्चर को फॉलो कर अयतुल्ला खोमेनी के आने से पहले यहाँ पर रूल हुआ करता था रजा शाह पहलवी का। रजा शाह पहलवी के रूल के अंदर जो डिक्टेटरशिप थी, ईरान का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कोई था तो वो यूएसए था। यहाँ तक कि इस्लामिक वर्ल्ड में इसराइल को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कुछ कंट्रीज में से एक ईरान थी। और आलम यह था कि यूएसए ने ईरान को लगभग $15 बिलियन से भी ज्यादा आर्म्स दिए थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये ईरान को इस रीजन का सबसे स्ट्रांग और पावरफुल मिलिट्री बनाने में कामयाब रहा था। आखिर क्यों अमेरिका इनकी मदद कर रहा था? इसके पीछे वजह ये थी कि ईरान लड़ रहा था सीधी तरीके से किसके साथ? तो यूएसएसआर के साथ। यूएसएसआर जो अफगानिस्तान तक पहुंचा हुआ था, उसे रोकने के लिए अमेरिका को एक दोस्त चाहिए था, और वो दोस्त था उनका ईरान। और वो सपोर्ट कर रहे थे इनके इस डिक्टेटर रजा शाह पहलवी का। पहलवी डायनेस्टी के अंदर ईरान मॉडर्नाइज हो रहा था। ईरान ने कुछ सेकुलर पॉलिसी भी अपनाई थी कुछ हद तक, और अपने आप को मॉडर्नाइज और अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए लगातार इजराइल और अमेरिका के साथ दोस्ती, हालांकि रजा शाह पहलवी को भारी पड़ी। अपने खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म बर्दाश्त न करना, करप्शन को बढ़ावा देना, और ईरान का वेस्टर्नाइजेशन वहां के लोगों की आंखों में चुभ रहा था। खासतौर पे वहां के जो कंजर्वेटिव लोग थे, उन लोगों को लग रहा था कि शायद रजा शाह पहलवी ईरान को और पर्शियन कल्चर को कंप्लीटली तबाह कर देंगे। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी इमेजिनेशन रजा शाह पहलवी, अमेरिका और इजराइल किसी ने नहीं की थी। ईरान में होता है एक इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसको लीड करते हैं अयतुल्ला खोमेनी, और इसमें 1979 का वो इस्लामिक रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशन, जहां पर तख्ता पलट होता है रजा शाह पहलवी का, और मिडल ईस्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इस हाल पे पहुंच जाता है कि उसे अपना देश छोड़कर भागना पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है एक नई जंग की शुरुआत। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जब ईरान में अयतुल्ला खोमेनी का कंट्रोल होता है, तो वो यूएसए के कुछ डिप्लोमेट्स को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद आलम यह होता है कि आस पड़ोस में एक भावना फैल जाती है कि अगर एक डिक्टेटर हार गया तो क्या ये रेवोल्यूशन बाकी देशों में भी पहुंच जाएगा, और बाकी जो डिक्टेटर्स हैं, बाकी जो रूलर्स हैं, उनको भी इसी तरह की हश्न का सामना करना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा डर था इनके पड़ोसी इराक को। सद्दाम हुसैन को यह डर था कि खोमेनी की मूवमेंट उनके देश में ना पहुंच जाए। और हुआ ये कि सद्दाम हुसैन की पार्टी, जो बाथ पार्टी थी, जो खुद एक सुन्नी लीडर थे, हमेशा इस डर में रहते थे कि कहीं ये रेवोल्यूशन अब उनके देश पहुंचकर इराक के लोगों को उनके खिलाफ भड़का न दे। दूसरी बात यह भी था कि सद्दाम हुसैन का एक मोटिव था कि वो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अरबिक स्टेट की तरफ पुश करना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि अरब वर्ल्ड का लीडर कोई होगा तो वो इराक ही होगा, और वो बनाने के लिए वो ईरान के एक हिस्से पर कब्जा करना चाहते थे जहां पर अरबी लोग रहा करते थे। जो अरब पॉपुलेशन वहां पर थी वो उस पर कब्जा करना चाहते थे। ईरान का कुछ हिस्सा जहां पर ऑयल के वेल थे, इनके ऊपर भी सद्दाम हुसैन की नजर थी। और यहां तक कि एक ऐसा इलाका जहां पर कुर्द लोग रहा करते थे, जो अभी भी इराक के एक हिस्से में रहा करते हैं, वो कुछ हिस्सा ईरान से भी लगता था। और इनका यह आरोप था कि उन्हें दबाने के लिए भी इनको ईरान से सपोर्ट नहीं मिल रहा, और खोमेनी ने खुल के इनके साथ कभी बात भी नहीं की। फिर एक वजह बनती है इनके देश में हो रहे उपद्रव। जैसे इस मैप में आप देखें तो इराक भी एक
शिया मेजॉरिटी कंट्री है, तो इन्हें सीधा सीधा डर था कि यहां पे कुछ भी होगा तो उसका प्रभाव इनके देश पर पड़ेगा। और कुछ होता यूं है कि रेवोल्यूशन जो खोमेनी ईरान में करते हैं, उसी के आसपास एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है इराक के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। और इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद सद्दाम हुसैन को लगता है कि अब समय आ चुका है एक्शन लेने का। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं, इससे 1 साल पहले इराक में भी एक स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन होता है सद्दाम हुसैन के खिलाफ। वहां की शिया पार्टी भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू करती है और इराकी अयतुल्ला मोहम्मद बकीर अल सदर पॉपुलैरिटी में आगे बढ़ने लगते हैं। इन सब को देखते हुए सद्दाम हुसैन को लगता है कि ईरान जरूर अयतुल्ला खुमैनी के अंदर उनके देश में एक विद्रोह कर देगा, उनका तख्ता पलट हो सकता है। ऐसा कुछ हो, इससे पहले अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग अरब पावर बनाने के लिए सद्दाम हुसैन की आर्मी एंटर करती है ईरान में। इस युद्ध में ईरान की आर्मी बहुत तेजी के साथ अंदर घुसती है। उनकी रॉयल आर्मी जो कंप्लीट सपोर्ट से चल रही होती है, वहां इराक में उनकी पॉपुलैरिटी का एक प्रतीक था। वो बहुत तेजी के साथ ईरान में एंटर करते हैं और कहा यह जाता है कि वो जो खुजिस्तान का प्रोविंस है उसको आजादी दिलाना या उसको अपने में मिलाना, और शतल अरब जो एक वाटरवे था जिसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ था ईरान और इराक के बीच में, उनका ये मानना था कि खोमेनी शायद इसको ना माने। इसलिए युद्ध की शुरुआत होती है और उनकी आर्मी इन सभी जगहों पर अटैक करना स्टार्ट करती है। इस वॉर में उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्द ही ईरान की कमजोर हुई इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री होने वाली ईरान मिडिल ईस्ट में अचानक से कमजोर होना शुरू हुई थी, क्योंकि अब उन्हें यूएसए और इजराइल का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलने वाला था। इस वॉर की विडंबना यह थी कि यूएसएसआर, जो अभी तक ईरान का नंबर 1 दुश्मन था, खोमेनी के आने के बाद उम्मीद कर रहा था कि ईरान का दोस्त बन जाएगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन ईरान में जब खोमेनी का कंट्रोल होता है तो वो ये भी बोलते हैं कि कम्युनिस्ट एक शैतान से कम नहीं है। तो यूएसएसआर भी उनका कोई बहुत सारा करीबी मित्र बनने में कामयाब नहीं हो पाता, और न ही चाइना। इस स्थिति में ईरान अकेला पड़ता है, लेकिन उनकी जो फोर्सेस होती हैं वो लड़ना शुरू करते हैं इराक के साथ। फिर मामला आता है ईरान की ज्योग्राफी का और ईरान की एयरफोर्स का, जो बहुत स्ट्रांगली सामना करती है इराकी सोल्जर्स का। इराक का अटैक कई जगहों से फैलता है, लेकिन जब इनके एयरफोर्स के लड़ाके और इनकी आर्मी काफी स्ट्रांगली इनका सामना करती है और इराक की आर्मी ईरान की ज्योग्राफी को भेद कर आगे नहीं बढ़ पाती है, तो उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा युद्ध जहां पर केमिकल अटैक्स भी होते हैं। इन केमिकल अटैक्स में सद्दाम हुसैन सारे इंटरनेशनल लॉज को तोड़ते हुए, उनकी आर्मी सारे इंटरनेशनल लॉज को तोड़ते हुए इन एरियाज में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करती है, जो ग्लोबल लॉज के हिसाब से अलाउड नहीं है। यहां तक कि वॉर ऑफ सिटीज भी शुरू होती है, जहां शहरों के ऊपर हमले स्टार्ट होते हैं। इन हमलों में दोनों ही देशों को बहुत लॉस झेलना पड़ता है। लॉस को इस कदर होता है कि 1 मिलियन लोग तो ईरान में ही मारे जाते हैं। और इराक की आर्मी जिस पूरे इलाके पे कब्जा करना चाहती है, वो असल में जब जैग्रोस माउंटेन और इस पूरे डेजर्टी इलाके में आती है तो उसको क्रॉस करने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि ईरानियन आर्मी यहाँ इस इलाके में बेटर प्रिपेयर्ड रहती है। इस वॉर को जो 8 साल चलता है, उसमें ईरान को कुछ चीजें पता लगती हैं। वो ये कि दुनिया भर की शिया पॉपुलेशन कई जगह कहीं सुन्नी लीडर्स के कंट्रोल में है और उन्हें जरूरत है एक साथ लाने की। ईरान इस बैटल में अकेला होता है, उसे पता होता है कोई इसके सपोर्ट में नहीं आएगा। जो वेपन्स उसे कभी यूएसए और इजराइल से आसानी से मिलते थे, अब मिलने को तैयार नहीं होते, और उन्हें लगता है कि उन्हें जरूरत है एक ऐसे हथियार की जो उन्हें बचा सके अपने आसपास के दुश्मनों से, और वो वेपन होता न्यूक्लियर वेपन। और यहीं से इस चीज की शुरुआत होती है, जहां ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर करना शुरू करता है। इस वॉर में ईरान की हार तो नहीं होती, लेकिन ईरान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जैग्रोस माउंटेन और डेजर्ट्स की वजह से और अपनी स्ट्रांग एयरफोर्स और मिलिट्री की परफॉर्मेंस की वजह से वो काफी हद तक इराक को रोकने में कामयाब होते हैं। लेकिन इस वॉर के बाद सबसे बड़ी कीमत ये होती है कि उनके बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं, और उन्हें पता लगता है कि अब ये रेवोल्यूशन उन्हें बाकी इलाकों में भी फैलाना होगा, अपनी प्रॉक्सी आर्मीज को खड़ा करना होगा। और इसीलिए आज ईरान इराक में, सीरिया में और लेबनान में और यहां तक नीचे यमन में अपनी प्रॉक्सी आर्मीज खड़ी कर चुका है। वो इलाके जो कुर्दिस्तान का हिस्सा थे, उन इलाकों का बहाना बनाकर ही सद्दाम हुसैन ने यहां पे भी अटैक स्टार्ट किया था। लेकिन ये इलाके आज भी उतने ही अनस्टेबल हैं इलाकी टेरिटरी के अंदर। इन सब को सीखते हुए ईरान ने कुछ चीजें जानी कि उनके लोगों ने केमिकल अटैक झेला, उनके लोगों को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हालांकि फिर भी वो इस युद्ध को जीते, और इस युद्ध के दौरान फायदा कुछ और देशों को हुआ। और ईरान अचानक से युद्ध जीत कैसे गया, इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है। देखिए, ईरान ने असल में हुआ ये कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था। यहां से वो ऑयल को निकलने नहीं देने वाले थे। उनका कहना था कि कोई न्यूट्रल कंट्री के भी अगर शिप्स आएंगे तो हम उसको गुजरने नहीं देंगे। इससे हुआ ये कि दुनिया भर में ऑयल प्रोडक्शन चोक कर गया था।
कहीं पर भी ऑयल जा नहीं पा रहा था और दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए, उसे भी ऑयल की जरूरत थी। सभी देशों को लगने लग गया था कि वॉर अगर चलती रही तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखेगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं हो पाएगा और ऑयल की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाएगी। उस स्थिति में ऑयल की कीमतें बढ़ती ही जा रही थी और प्राइवेट कंपनीज लगातार और पावरफुल होती चली जा रही थी। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कहानी ये भी थी कई ऐसी कंपनियां थी जो पहले ब्रिटेन की हुआ करती थी, वो नेशनलाइज कर दी गई। और इन युद्धों के बाद कई देशों को लगने लग गया था कि अगर ये युद्ध खत्म नहीं होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए युद्ध बंद हुआ, लेकिन उसके बाद ईरान ने कुछ चीजें सीखी और जिसने मिडिल ईस्ट का इतिहास बदला। पहली चीज, उन्हें पता लगा कि उन्हें अपना एक खुद का इन्फ्लुएंस जोन बनाना पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने इराक में, सीरिया में असद की गवर्नमेंट के साथ एक अलायंस करना स्टार्ट किया। ईरान ने रशिया के साथ और यूएसएसआर के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड बनाने स्टार्ट किए। जिनको ये पहले कम्युनिस्ट कह के साइडलाइन कर दे रहे थे, उनके साथ उनके संबंध बेहतर होने स्टार्ट हुए। इसके अलावा ईरान ने उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और अपनी आर्मी की एक आईआरजीसी को फोकस में लाए। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स वो फोर्सेस हैं जो दुनिया भर में बाहर के इलाकों में युद्ध को देखती हैं। इतना ही नहीं, यमन में इन्होंने हौतीज को खड़ा किया और जहां भी शिया ग्रुप्स थे उन सभी ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करने का काम ईरान ने स्टार्ट किया। अपने अलायंसेस को स्ट्रांग करना, अपने प्रॉक्सीज को हर जगह भेजना और सीधा लड़ाई में ना उतरना। उसके बाद ईरान इजराइल के साथ लड़ाई में इन्वॉल्व है, सीरिया में इन्वॉल्व है, इराक में भी इन्वॉल्व है, लेकिन ईरान के लोगों को उसका दंश नहीं झेलना पड़ता। वो डायरेक्टली कहीं नहीं जाते, उनके प्रॉक्सीज वो वॉर लड़ते हैं, तो इससे उनके अपने लोगों को खतरा कम उठाना पड़ता है। ईरान को पता लग चुका था कि उनको वेपन्स मिलने बहुत मुश्किल होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। इतने सारे लोगों को खोने के बाद, अपनी इकोनॉमी पे इतना अटैक झेलने के बाद उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया और अपनी बॉर्डर्स पे काम करना स्टार्ट किया। नतीजा ये हुआ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का रीजन है, यहाँ पर बंदर अब्बास और चाबहार जैसे पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई, अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया। हालांकि उसके बाद अमेरिका के सैंक्शंस ईरान पे लग गए, लेकिन ईरान ने हमेशा अपने आप को स्ट्रांगली पुश करना स्टार्ट किया थ्रू प्रॉक्सीज, थ्रू अलायंसेस। नतीजा ये हुआ कि आज ईरान चाइना, रशिया के काफी करीब है और यहां तक इंडिया के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस करके रखता है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो इन देशों के साथ अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस के बल पर अमेरिका के सैंक्शंस को भी काट सके। अपनी प्रॉक्सी वॉर के थ्रू वो इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में इन्वॉल्व है और उसका सबसे बड़ा राइवल आज के टाइम में कोई है तो वो सऊदी अरेबिया है। यहां तक कि इजराइल के खिलाफ युद्ध में वो गाजा में इन्वॉल्व है, जहां गाजा में वो हमास को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो हथियार हो चाहे वेपन्स हो। जब सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन जैसे देश डर रहे हैं हमास को सपोर्ट करने में डायरेक्टली, वहां ईरान ने खुल के इनका समर्थन किया है, जिससे इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान को और बड़ा स्थान मिला। लेकिन मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी प्रॉक्सी आर्मीज खड़ी हो गई जिसकी वजह से आज भी मिडिल ईस्ट इस वॉर को झेल रहा है, जहां सऊदी अरब वर्सेस ईरान यानी शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट हर इलाके में फैल चुका है। अगर ये युद्ध और वो रेवोल्यूशन शायद उस तरह से ना हुआ होता, शायद उसके बाद ईरान को वो जंग ना झेलनी पड़ती, तो सिचुएशन शायद थोड़ी अलग होती। इसके बाद हुआ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अपनी नेवी को स्ट्रांग करना, अपने अलायंसेस को स्ट्रेंथन करना, प्रॉक्सी मिलिट्रीज को हर जगह खड़ा करना और एक स्ट्रांग नेटवर्क बनाना अपनी खुफिया विभाग का, और सबसे जरूरी अपने लिए न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम करना, ये शुरू कर दिया था ईरान ने। उन्हें लगा कि एक समय ऐसा आएगा जब इजराइल और अमेरिका उनके खिलाफ होंगे, तब उन्हें खुद से खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए ईरान ने अपने रिएक्टर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, जहां वो वेपन साइट्स के ऊपर काम कर, और इसी डर की वजह से ईरान के बाद सऊदी अरब को भी डर सता रहा है और इजराइल को भी डर सता रहा है कि ये वेपन्स कहीं एक्टिवेट ना हो जाए। इन सभी देशों के पास न्यूक्लियर रिएक्टर जरूर है, लेकिन ईरान ही एक ऐसा देश है यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की क्षमता रखता है। बाकी सभी उससे बिजली बनाते हैं। हालांकि इजराइल और ईरान दो ऐसे देश हैं जिनको कहा जाता है कि जिनके पास न्यूक्लियर केपेबल स्ट्रक्चर है। इसी की वजह से ये रेस तब स्टार्ट हुई जब ईरान को लगा कि वो अकेला पड़ चुका है। और इतना ही नहीं, इसके बाद अमेरिका की भी आंखें खुली। उन्हें दिखा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान कभी भी कब्जा कर सकता है, यानी यहाँ की ऑयल मूवमेंट कभी भी रुक सकती है। इसीलिए यूएस ने अपनी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बढ़ाना तेजी के स्टार्ट किया। ईरान के चारों तरफ, चाहे सऊदी अरब हो, जिबूटी हो, कतर हो, यूएई हो, ओमान हो, वहां पर अमेरिका की प्रेजेंस है। अमेरिका ने इस पूरे इलाके में अपनी दबदबे को बढ़ाने के लिए हर जगह अपने पैर पसार रखे हैं, जिससे यहां हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहती है। ईरान के इस हमले के बाद से ही इराक ने भी अपने आप को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ समय बाद सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट होता है, और जो ईरान के लिए बहुत अच्छी खबर होती है, क्योंकि उसके बाद ईरान पूरी तरह प्रभाव में आ जाता है इराक के ऊपर भी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐसा देश जो यूएसए और इजराइल से हथियार लिया करता था, उसने खुद की अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और आज कई सारे ऐसे रॉकेट्स हैं जो ईरान खुद बनाता है।
हालांकि ईरान की इकोनॉमी आज भी सफर कर रही है, लेकिन इस वॉर के बाद ईरान ने अपने आप को कम से कम मिलिटरीली काफी स्ट्रेंथन कर लिया और आसपास का कोई भी देश उसे चैलेंज करने में कामयाब नहीं हो सकता। सऊदी अरब हो, यूएई हो या बाकी के जितने भी देश हो, उन सबको अमेरिका की जरूरत है। बिना इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट के कोई भी आज ईरान से यहां लड़ने की क्षमता नहीं रखता है। और अगर ईरान ने वो न्यूक्लियर वेपन सही में बना लिया और उसका टेस्ट भी कर लिया, तो शायद मिडिल ईस्ट में एक नई न्यूक्लियर रेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इस वॉर की वजह से इराक तबाह हो गया, इस वॉर की वजह से ईरान तबाह हुआ, लेकिन ईरान ने कुछ ऐसी चीजें की जिससे मिडिल ईस्ट हमेशा के लिए बदला। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक कभी ना खत्म होने वाली जंग से छिड़ गई है। यूएसए यहां पर हमेशा के लिए आ चुका है। हमास, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स खड़े हो गए जिनकी वजह से एक और युद्ध अब शुरू हुआ। और रेड सी भी पर्शियन गल्फ की तरह, ये पर्शियन गल्फ है, रेड सी ये इलाका है जहां सुएज कनाल बहती है, जहां से ट्रेड मूव होता है। अब क्योंकि यहां पर ईरान के प्रॉक्सीज हैं, चाहे हमास की बात कर ले, चाहे ऊपर हिजबुल्लाह की बात कर ले, चाहे यहाँ हौतीस की बात कर ले, इनके होने की वजह से अब रेड सी में भी मूवमेंट ऑफ ट्रेड और मूवमेंट ऑफ ऑयल पे खतरा बना रहा है। वो बात अलग है कि आज यूएसए खुद एक तेल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बन चुका है, लेकिन उस वॉर के फुटप्रिंट आज तक दुनिया भर में छाए हुए हैं। ऑयल के दामों में जो तेजी उस टाइम देखी गई थी वो आज तक बरकरार है। इस वॉर के बाद से ही हर देश को ऐसा लगता है कि जो चोक पॉइंट है, जैसे यहाँ बाबल मंदेब है जहां पर नेवी खड़ी हो सकती है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां पर नेवी आके से ब्लॉक कर सकती है, वो बहुत सेंसिटिव है। और ऑयल कंपनियों ने कार्टेल क्रिएट किया, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन्होंने अपने आप को स्ट्रांगली मार्केट में स्टैब्लिश कर लिया और तेल के दाम उसके बाद कभी एक हद के बाद नीचे आए ही नहीं। ऑयल क्राइसिस का फायदा ऑयल कंपनीज ने उठाना शुरू कर दिया और इस वॉर के बाद से वो आज तक काफी स्ट्रांग अपने आप को देखती हैं। और जिसका वजह यह है कि हम जैसे लोग भी जो इंडिया में रहते हैं उन्हें लगातार बढ़ती ऑयल प्राइसेस का सामना करना ही पड़ता है। इस वॉर के बाद जो अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसे ऐसा लगा कि ऐसे युद्ध अगर होंगे तो शायद उन्हें कहीं फायदा भी हो सकता है, क्योंकि एक टाइम में वो हथियार बेच भी सकते थे। लेकिन अमेरिका का सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी इससे घबराता है। इस एक कॉन्फ्लिक्ट ने ईरान को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया। ईरान के लोगों ने सफर किया, ईरान की हालत खराब है और यहां तक आज भी उनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। लेकिन जो ईरान ने स्टेप्स उठाए उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, मिडिल ईस्ट में जो तबाही मची, और इवन ईरान जिस पोजीशन में आज है, इन सब के पीछे वजह है 1980s की वो वॉर और 1979 का वो इस्लामिक रेवोल्यूशन। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है? क्या चाइना, जिसने कोशिश की थी कि ईरान और सऊदी अरेबिया साथ आए, क्या वो अब साथ आ पाएंगे? रेड सी में हाल में ही दोनों ने एक साथ में जॉइंट एक्सरसाइज की थी, उसके बाद लोगों को उम्मीद है कि शायद ईरान और सऊदी अरेबिया साथ आ जाए। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये कभी पॉसिबल है और भारत को क्या करना चाहिए, ईरान से दोस्ती या एक दूरी बना के रखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।